अभी सदन चल रहा था, बाकी सारी चीजें थी। आज ही मुलायम सिंह जी ने कहा कि महंगाई बढ़ने के लिए अगर बढ़ाती है तो करेंगे, और उसके बावजूद जानते हैं वो लोग, केंद्र सरकार के रहनुमा जो लोग हैं वो जानते हैं कि ये कुछ करने वाले नहीं हैं, और हमारे पास बहुमत है तो हम जो चाहे वो कर लेंगे। क्या ऐसा फैसला है? मुझको लगता है ये उसी दिशा में उठाया गया कदम है। कोई कठिनाई थी, कोई दिक्कत थी, उस पर बातचीत करते, जैसे बाकी सारे मुद्दों पर पूरे संपूर्ण विपक्ष को बुला सकते हैं। तो महंगाई को लेकर यदि संकट है, कोई परिस्थिति इस तरह की जनरेट हुई है, तो सर्वदलीय बैठक करते, बातचीत करते, और देश इस बात को स्वीकार करने में महंगाई है और उसको कहीं झेलना है तो आम जनता कोऑपरेट करने को तैयार है। नहीं, जिस तरह से महंगाई पाठक जी, अब जैसा अमिताभ जी ने कहा कि ममता बनर्जी और मुलायम सिंह जी यादव अब जो महंगाई के ऊपर लगातार केंद्र सरकार को चुनौती देते आ रहे थे, और जो पिछली सीसीपीए की बैठक थी, इम्तिहान हो जाएगा जी, और दोनों के इम्तिहान हो जाएगा। भरोसे ही महंगाई बढ़ी है। अगर ये आज ये तय कर देते कि हम कड़ा कदम उठाएंगे, क्योंकि जानते हैं कि इनका कड़ा कदम कोई नहीं होगा सिवाय बयान के। अगर बयान के अतिरिक्त कोई कड़ा कदम होता तो शायद ये काम नहीं होता। जी, पिछली बार अगर कड़ा बयान आ रहा है, महंगाई बढ़ी थी, और अगर कड़ा बयान आ रहा है तो उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा पैकेज आ जाएगा 3 इंस्टॉलमेंट में। फिर इंस्टॉलमेंट में कोई पैकेज आ जाएगा और फिर कोई समस्या का निदान हो जाएगा। मूल रूप में आपको ध्यान होगा, पिछली बार जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ी थी तो यूपीए के उस जश्न में माननीय मुलायम सिंह जी शामिल थे। हाँ। कहीं न कहीं बल मिलने के बाद ही फैसला होता है। इसके 2 दिन पहले ये जो बैठक हुई थी, उस बैठक में ये फैसला क्यों नहीं हुआ? हरिकेश जी को सुन लेते हैं। हरिकेश जी क्या कहेंगे अब? ये कौन सा देश हित है? नहीं, आप लोगों ने इतनी लंबी बहस आपस में कर डाली, हमको ये नहीं समझ आ रहा कमें इस बात में से किस बात का जवाब देना है। जिस बात का आपको अच्छा लगे। कौन सी बात आप चाहते हैं जानना मुझसे? आप देश हित की दुआ देते हैं, एक के बाद एक लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, और उसके बावजूद समाजवादी पार्टी आपकी सरकार को समर्थन दे रही है। मेरा सवाल यह है, महंगाई बढ़ना ये कौन सा देश हित है? संसद खत्म होती है, संसद खत्म होने के अगले दिन उसी शुक्रवार की रात को दाम बढ़ने का ऐलान किया जाने लगता है। पार्टी हमें समर्थन अगर कर रही है तो इसके बारे में तो महंगाई बढ़ना कौन सा देश है? हरिकेश बहादुर जी, मुझे समझ नहीं आता। डीजल के दाम बढ़े यानी इस देश में हर एक चीज के दाम बढ़ जाएंगे। पार्टी हमें समर्थन करती है तो क्यों नहीं, आप सुन तो लीजिए। महंगाई बढ़ना किसी, आप हमारी बात भी तो सुन लीजिए। देखिए, महंगाई के बढ़ने से सबको समस्या है, ये बात सबको अच्छी तरह समझ में आ रही है, लेकिन कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी हैं। ये जो कंपनियां जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, अभी भी एलपीजी पर अगर दाम बढ़ा है, मुझे नहीं मालूम कभी कितना बढ़ा है, लेकिन अगर बढ़ भी रहा है तो भी अभी सब्सिडी उस पर दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि सब्सिडी फ्री हो जा रहा है। और इसके अलावा डीजल पर भी जो सब्सिडी दी जा रही है वह भी अभी 17 रुपए लीटर सब्सिडी। अरे आपकी सारी बात सही है। कांग्रेस पार्टी को जो चंदा मिला 7 साल में 2008 करोड़ मिला। प्रधानमंत्री जी की 1 साल में जो संपत्ति है वो दुगनी हो गई। आपके जो मंत्री अरबपति करोड़पति हैं, 300-300, 400-400 करोड़ रुपए का घोषित संपत्ति उनके पास है। प्रदेश की, देश की जनता त्राही त्राही कर रही है। जनता को भी मंत्र बता दीजिए ना। मनमोहन सिंह जी इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं, वो जनता को मंत्र बता दें कि भैया ये काम करो, मेरी तरह आपकी भी संपत्ति दुगनी हो जाएगी साल भर में। आप लोग सुन, नेताओं के भंडार बढ़ते जा रहे हैं, जनता परेशान है। ये कौन सा देश हित है और किसके लिए हित है? मेरी बात तो सुन लीजिए। देखिए, अब आपने इतनी सारी बातें एक साथ कर दी। आपने नहीं, आपने देखा, आपने भी जैसे प्रधानमंत्री की संपत्ति के बारे में बात किया, तो प्रधानमंत्री की वही संपत्ति जो आज आप 7 करोड़ या 8 करोड़ जो कुछ भी देख रहे हैं, वही संपत्ति आज के 25 साल पहले 1 करोड़ 1.5 करोड़ रही होगी। क्योंकि उसमें जो ये आप बोल रहे हैं, ये तो बिल्कुल पब्लिक मंच पर जैसे भाषण किया जाता है, नेता करते हैं। 5 करोड़ से 11 करोड़ कैसे हो गई? 1 साल में कितनी महंगाई बढ़ गई भाई, कितना अप्रिसिएशन हो गया। मैं भी इकोनॉमी का स्टूडेंट रहा हूं। 1 साल में कितना अप्रिसिएशन हो गया। नहीं तो आपको मैं बता, आप सुन तो लीजिए। देखिए, आप खास तौर से रियल एस्टेट की चीजों के दाम जितने तेजी से बढ़े हैं पिछले कुछ वर्षों में, उसको देखते हुए
आप उसके बारे में नहीं कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने कोई गड़बड़ करके अपना ये पैसा बढ़ा दिया। ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ ये मंत्र बता दीजिए जनता को। बहस दूसरी जगह जा रही है। मैं एक बात कहता हूं, दोनों भाजपा और कांग्रेस दोनों के नेता बैठे हैं, देश इन्हीं को चलाना है फिलहाल, अभी तक, जब तक मुलायम सिंह जी की इच्छा नहीं हो जाए पूरी, तीसरा मोर्चा ना आ जाए अगली बार, यही मोर्चे के नेता रहेंगे दोनों में से कोई, इन्हीं की पार्टी। डीजल के दाम बढ़े, हरिकेश जी, विजय बहादुर जी, दोनों सुनिए, मैं बहुत अदब से एक बात कहता हूं, यह है कि डीजल पर सब्सिडी दी जाती है, सरकार सब्सिडी का बोझ कब तक उठाए? मोंटेक सिंह, आलूवालिया और मनमोहन सिंह और चिदंबरम साहब सबकी बड़ा इस पर रिजिडमेंट है, ठीक है, उनकी पृष्ठभूमि ऐसी है, गांव देहात से बहुत ताल्लुक नहीं रहा, तो उनकी पृष्ठभूमि अलग हो गई, विदेशों में ज्यादा समय रहे। खैर, मैं एक बेसिक उदाहरण देता हूं, इस देश में हजारों मोबाइल टावर हैं, हजारों, अतुल जी, और हजारों मोबाइल टावर लाखों लीटर, करोड़ों लीटर तेल पी रहे हैं प्रतिदिन, डीजल। उन कंपनियों को सब्सिडाइज डीजल क्यों मिले? आपने किसान पर भी बढ़ा दिया, आपने टाटा 460 चलाने वाले पे भी बढ़ा दिया, जो फल सब्जी दूध ला रहा है वो भी महंगी कर देंगे आप। और मैं आंकड़ा बता दूं, सवाल ये करोड़ 2700 करोड़ का डीजल मोबाइल टावरों में, हमारे दोस्त आंकड़ा बता रहे हैं अतुल, 2700 करोड़ का डीजल प्रतिदिन मोबाइल टावरों में चलने वाले जनसेट पर खर्च होता है। 2700 करोड़ प्रतिदिन। इनको आप क्यों नहीं 60 रुपए लीटर बेचते हैं डीजल? लेकिन किसान को तो बख्शो भाई, एटा, इटावा, फरुखाबाद, हमीरपुर, झांसी, जालौन, मऊ, मोंटेक सिंह वाले की तो ये बात समझ नहीं आती। मोंटेक सिंह जी 35 लाख का टॉयलेट बनवा लेते हैं, उनको कैसे समझ आए? मुश्किल तो वहां पर है, उनको तो शौचालय भी 35 लाख का चाहिए, और निर्मल ग्राम योजना में 3000 रुपए देती है सरकार शौचालय बनाने के लिए, यानी प्रजा 3000 रुपए के शौचालय में जाए फारिग होने, और मोंटेक सिंह जी निवृत्त होने जाएंगे 35 लाख के टॉयलेट में। काम एक ही होना है, तो फिर इतना अंतर दाम में क्यों? 3000 और 35 लाख। हरिकेश जी, हाँ, नहीं, इन्होंने जो बातें बताई हैं इसकी भी अलग से अगर समीक्षा कीजिए। जो टावर्स की बात किया, या जो बड़े बड़े लोग 50-50 लाख की गाड़ियों में चल रहे हैं, डीजल की गाड़ियों में, उसकी कीमत की बात है, इसमें एक वर्गीकरण होना, ये सब लोग महसूस करते हैं, वर्गीकरण होना चाहिए, और इस पर दाम इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि किसान उससे प्रभावित न हो, या ऐसे तबके के लोग जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है या जिनकी इनकम कम है, आय कम है, ऐसे वर्ग न प्रभावित हों। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती ये है कि अगर मान लीजिए इसका कोई वर्गीकरण कर दिया जाए, तो ये बहुत सारा एक वर्ग हमारे समाज में ऐसा है जो उसी कम आय वाले वर्ग से कह करके अधिक से अधिक डीजल उसी रेट पर खरीद कर फिर उनसे ले लेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि आपके पास पूरी व्यवस्था को मॉनिटर करने के लिए आज भी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि इस चीज को आप रोक लें। वो भी तो आपको तय करना है। कांग्रेस इस देश में सबसे ज्यादा राज करने वाली सरकार रही है, पार्टी रही है, वो भी आपको तय करना है। जब देश हित और जनहित की बात करते हैं तो ये भी तो आप कीजिए। मोंटेक सिंह जी को 26 रुपए कमाने वाला तो रईस दिखता है, और यहाँ पे 35 लाख रुपए के टॉयलेट में वो फारिग होने जाते हैं, ये अमीरी नहीं है। कुछ चीज नहीं, देखिए उस चीज से तो हम लोग भी सहमत नहीं हो, जो आप 26 रुपए 28 रुपए वाली बात कर रहे हैं जी। तो आप समझाते क्यों नहीं मनमोहन सिंह जी को, समझाते क्यों नहीं सोनिया गांधी जी को? आप तो रोज मिलते हैं। बाद में इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये उचित नहीं है, इसको फिर से रिवाइज करना चाहिए। लेकिन यह एक बड़ी बात, तो ये नहीं, ये सब चीजें सबकी जानकारी में है, इसीलिए वो चीजें रिवाइज करके फिर से उसका एक अलग समीक्षा की गई है। लेकिन कुल मिलाकर के देश की जो पूरी आर्थिक स्थिति है, अगर आप उसमें जाएं तो कहीं न कहीं ये समस्या इतनी बड़ी हो गई है कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत की आर्थिक समस्याओं से जुड़ करके आज हर देश की आर्थिक स्थिति इस प्रकार हो रही है कि कई देश तो अपने को बिल्कुल संभालने की स्थिति में नहीं रह गए हैं। भारत ने तो इतनी कठिन परिस्थितियों में, जब इतना रिसेशन हुआ, सारी दुनिया में मंदी आई, तमाम जगह से रोजगार खत्म हुए, बहुत सारी चीजें हुई, यहाँ तक कि भारत के भी लोग जो दूसरे देशों में गए हुए
थे वो भी दूसरे देशों में लोग सड़कों पर भी उतरे हैं और शासकों को देश से बाहर भी खदेड़ा है। फिर वह भी प्रभावित हो रहा है। कब तक आप नहीं प्रभावित हुए तो बचने के? तो देखिए, और दिनकर जी ने कहा भी है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आप यहाँ भी खदेड़ सकते हैं, तो आपको हमेशा मौका है खदेड़ने का, लेकिन जब आपको मौका भी जल्दी आएगा तो उसमें इस देश की जनता, वो तो ठीक जनता ही के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो लोग राज कर रहे हैं। कह रहा हूँ मीडिया का मुंह बंद कर दीजिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आप चाबुक चला दीजिए, महंगाई से आम आदमी को तार तार कर दीजिए, त्राही त्राही करे आम आदमी, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार के नाम पे कुछ है नहीं, नेता जो हैं जो सरकार में बैठे लोग हैं वो लगातार रईस होते जा रहे हैं, आम आदमी पीड़ित है, हैरान परेशान है। ये पता नहीं कौन सा देश हित है और किस हित की आप बात करते हैं और किसका हित हो रहा है, मुझे समझ नहीं आता। अमिताभ जी। अतुल जी, इस देश के जो माननीय सांसद हैं और बड़े नेता हैं जो वैभवपूर्ण जिंदगी जी रहे हैं, वो एक एक महीने में 10-10 सिलेंडर ले रहे हैं सब्सिडी वाले, एक एक महीने में 10-10। मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ, नहीं तो बड़ा बदमजगी होती है, जनता के बीच में जाना पड़ता है, फिर जनता सवाल पूछती है कि नेताजी ऐसा आप कर रहे हो, लूटपाट, है ना। बड़े छोटे सब उसमें शामिल हैं। और आज आपने क्या किया कि 6 सिलेंडर साल में मिलेंगे, आप मरो या जियो, खाना खा पाओ या नहीं खा पाओ, 7वां सिलेंडर अगर लोगे तो 750 रुपए का मिलेगा। और सरकार ने आज क्या किया, उसने कहा एलपीजी का दाम हर महीने बाजार तय करेगा। यानी आपने आदमी के रोटी बनाने की जो जरूरत है उसको बाजार के हवाले कर दिया। अरे आदमी जिंदा रहेगा तब ना वोट देने जाएगा, तब राजनीति में भाग लेगा। किस ढंग की असंवेदनशीलता है ये, किस ढंग का भारत हम बनाना चाहते हैं। मैंने पिछली बार जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे तो हम लोगों ने इसी समाचार प्लस के मंच पर यह सिद्ध किया था आंकड़ों के साथ कि तीनों बड़ी तेल कंपनियां सरकारी झूठ बोलती हैं। मैं झूठ शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। तीनों की बैलेंस शीट मैंने दिखाई थी इसी मंच पर कि उनकी बैलेंस शीट लगातार प्रॉफिट शो कर रही है। किस ढंग की बयान है, किस ढंग का सोच है, किस ढंग का अर्थशास्त्र है। और अगर यह अर्थशास्त्र है तो कम से कम जनता के प्रवक्ता होने के नाते यह हमको स्वीकार्य नहीं। जनता त्राही त्राही करे, रोम जले और नीरो बांसुरी बजाए, ये ठीक नहीं जी। और सिर्फ एक चीज मैं कहना चाहूंगा, यहां पर चर्चा का वक्त खत्म हो गया है, आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया करने का वक्त हो गया। लेकिन जो 3 दिनों से लगातार 4 लाइना मैं रोज सुनाता हूं, आज चौथे दिन भी सुनाऊंगा। असीम त्रिवेदी की जब गिरफ्तारी हुई तब फेसबुक में एक महिला ने 4 लाइनें लिखी। वो लाइनें ये थी कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, कार्टूनिस्ट रहेगा जेल के भीतर और कार्टून देश चलाएगा। इन पंक्तियों से सहमत या असहमत होना ये मेरे लिए जरूरी नहीं, लेकिन ये देश की जनता की भावनाओं को जरूर सामने रखता है। मैं कहता हूं भले ये आम लाखों लोग, करोड़ों लोगों को ये लाइन समझ ना आए, लेकिन जिस आदमी ने लिखा, जिस महिला ने लिखा, उसके तो फीलिंग है। और अगर किसी एक व्यक्ति ने भी इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया तो सरकार में बैठे लोगों को सावधान होना चाहिए, क्योंकि क्रांति एक व्यक्तियों से जुड़कर ही होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। एक ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट के आते हैं, फिर उत्तराखंड की खबर पे बात होगी। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। रजनीगंधा, India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India,
600-acre campus. Lovely professional university. Transforming education, transforming India. It's Meeta. It's magic. Meeta Magic from Pass Pass. It's Meeta. It's magic. Hi.